प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटी। अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और सारी चीज को अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर जो है इतना मजेदार चैप्टर है ना, क्योंकि हम लोगों की दैनिक क्रियाकलाप से रिलेटेड ये चैप्टर है। हम लोग जो दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, जो काम धाम करते हैं, उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को जानकारी दी गई है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम ही क्यों, कहीं अगर आप टेस्ट दीजिए तो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर ये चैप्टर से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उस चीज को जान लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों, क्रियाओं के प्रकार है ना, क्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया यहां नहीं दिया गया है। 4 क्रिया के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों का दिया गया है। अब देखिए, आखेटन क्या होता है इस चीज के बारे में जानेंगे। खनन क्या होता है, भोजन संग्रहण क्या होता है, पशुचारण क्या होता है, ये सारा चीज जो है इस चैप्टर में आपका दिया गया है। ये चैप्टर का आपका कंटेंट है, इस चैप्टर में ये सारा टॉपिक है आपका। ठीक है, पशुचारण, ऋतु प्रवास क्या होती है, साथ ही साथ वाणिज्य पशुधन पालन किसको कहते हैं, कृषि निर्वाह क्या होता है ना, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, गहन कृषि क्या होता है, रोपण कृषि क्या होता है, झूम की खेती क्या होती है, ये सारा टॉपिक आपका इस चैप्टर का। ठीक है, साथ ही विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि। मतलब ऑलराउंड की अगर बात करें तो कृषि के प्रकार, यानी जो आपके कृषि के प्रकार, खेती के जो प्रकार होते हैं वो खेती के प्रकार दिए गए हैं। कृषि के प्रकार इस चैप्टर में आपका दिया गया है, तो आप लोग इस चीज को अच्छा तरह से समझिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वाले आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रिया जिनसे आय की प्राप्ति होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, जो एक एक्सेप्शन क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कि उपभोग को भी आर्थिक क्रिया कहा गया है। लेकिन उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना, इस्तेमाल करना। कोई भी चीज अगर आप उपयोग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो आप उपयोग कर रहे हैं, मतलब उपभोग कर रहे हैं, तो उससे आय का तो अर्जन नहीं होता है। लेकिन उपभोग को अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया कहा गया है। लेकिन यहां भूगोल में उसका अर्थ थोड़ा बदलेगा। यहां आर्थिक क्रिया भूगोल में उसी क्रिया को कहेंगे भूगोल के संदर्भ में जिससे आय की प्राप्ति होती है, उसको करते हैं आर्थिक क्रिया, या फिर उसको कहते हैं मानवीय क्रिया। ठीक है, जिससे इनकम की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखिएगा, मानव द्वारा की जाने वाली वैसी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब देखिएगा, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, अर्थात मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रिया को मानवीय क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे उनको आय की प्राप्ति होती है। एक कृषक अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वो काम उनका क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। टीचर का जो शिक्षण कार्य है वो उनका आर्थिक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि उनसे उनको क्या मिल रही है, आय मिल रही है, उनसे उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के शिक्षण कार्य दिया गया है, कृषि कार्य, ये सब क्या है, आर्थिक क्रिया के एग्जांपल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रियाओं को जो है 4 वर्गों में बांटा गया। बेसिकली 5 वर्ग होते हैं, है ना। 5वां वर्ग हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इस बुक का। 4 वर्ग हम लोगों को यहां दाखना बहुत जरूरी है। 4 वर्ग यानी 4 जो कैटेगरी है आर्थिक प्रकार के। तो पहला जो कैटेगरी है प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलाप, है ना। प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि क्रिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद मत्स्य पालन हो जाएगा, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, है ना। उसके बाद एपी कल्चर, ये सब जो कल्चर है ना, तो कल्चर से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो कल्चर के बारे में, खेती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे इसका टॉपिक है। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ा हुआ है वैसे क्रियाकलाप को प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। फिलहाल आपको यहां यही समझना है। अब देखिए, द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, वो आपके सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएंगे, द्वितीय क्रिया कहलाएंगे। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी कच्चे माल को प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त, कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल के रूप को बदलकर उसको मूल्यवान बनाया जाता है, तो वैसी क्रिया को सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रिया कहेंगे। वैसी क्रिया को सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रिया कहेंगे। फिर जो है प्यारे बच्चों, तृतीय क्रिया, यानी तृतीय क्रिया में व्यापार और विनिमय आते हैं। 2 वर्ड याद रखना, तृतीय क्रिया की जब भी बारी आएगी, तृतीय क्रिया का जब भी आप लोग समझ में आइएगा, ठीक है, जब भी दिमाग में तृतीय क्रिया के बारे में आए तो 2 वर्ड याद रखना। एक है आपका व्यापार, एक है क्या आपका व्यापार, दूसरा है कौन, विनिमय। ठीक है, व्यापार और विनिमय को क्या कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्यापार और विनिमय ही आपके क्या कहलाते हैं, तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटी कहलाएंगे। व्यापार का तो मतलब समझते हैं, व्यापार का मतलब होता है बिजनेस करना, व्यापार करना, और साथ ही साथ व्यापार का मतलब होता है बिजनेस करना। विनिमय के अंतर्गत 3 चीज आ जाएगा, परिवहन, यानी जो गाड़ी घोड़ा चल रही है वो परिवहन है, तो परिवहन आपकी तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार, है ना, उसके बाद परिवहन, उसके बाद आपका हो जाएगा साथ ही साथ सूचना, यानी जो आपका
आपका इंफॉर्मेशन होती है वो आपके तृतीय क्रियाकलाप हो जाएंगे, है ना। साथ ही साथ सूचना, इंफॉर्मेशन, व्यापार, परिवहन और संचार, व्यापार, परिवहन और संचार, यानी परिवहन और संचार, संचार यानी कम्युनिकेशन बात जो करते हैं वो आपके टर्सरी एक्टिविटी कहलाएंगे। अब इसका जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए आपका जो चतुर्थ क्रियाकलाप है इसमें आपका सूचना से संबंधित कार्य होगा, यानी सूचना यानी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो भी सूचना इंफॉर्मेशन से डेटा को काम किया जाता है, डेटा को कलेक्ट करके अलग अलग काम किया जाता है, तो उस प्रकार की जो सूचना है, उस प्रकार की जो एक तरह से है ना, उस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएंगे, वो जो कहलाएंगे एक तरह से क्या कहलाएंगे, उसको कहेंगे आप उस प्रकार के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कार्य होगा वो होगा आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। जैसे कि क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉल सेंटर हम लोग कॉल लगाते हैं, कभी कभी एक्शन वाले को कॉल लगाते हैं, रिचार्ज खत्म हो जाता है या फिर किसी प्रकार की नेटवर्किंग समस्या होती तो हम लोग कॉल सेंटर में लगाते हैं, चाहे जियो का हो या फिर एयरटेल का हो। तो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे हैं तो उनका काम होगा आपका चतुर्थ क्रियाकलाप, उनका काम क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। अब प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये समझ गए। अब यहां जो है इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि किसान खेत में काम कर रहे हैं, किसान जो है खेत में काम कर रहे हैं, ये जो क्या किए बेचारा, ये जो बेचारा कुदाल लेके गए, ये क्या किए, पटसन, आप समझते हैं पटसन, पटसन जिसको जूट कहते हैं, जूट, जूट से क्या बनता है, रेशा बनता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, खेत में जूट यानी पटसन का उत्पादन किया, जूट यानी पटसन का उत्पादन किया। तो इनका कार्य क्या कहलाएगा, इनका कार्य प्राथमिक कार्य कहलाएगा, इनका कार्य प्राथमिक कार्य कहलाएगा। अब ये जो जूट बन गया, अब ये जो पटसन बन गया, अब इस पटसन को, इस जूट के रूप को बदलना है। अब इस जूट को, इस पटसन को रेशा के रूप में बदलना है। अब वो पटसन क्या है, यानी जूट क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल है। अब उसके रूप को बदल करके उसको रेशा बनाया जाएगा, ताकि रेशा इसलिए बनाया जाएगा ताकि कपड़ा बनाया जाए, ठीक है। पटसन से तो डायरेक्टली कपड़ा नहीं बनेगा ना, तो उसको पहले रेशा में बदलना पड़ेगा, मशीन में, ठीक है, धागा के रूप में बदलना पड़ेगा। तो पटसन के रूप को यानी जूट के रूप को बदला जा रहा है। अब पटसन का कीमत कम होगा, जब वो रेशा बन जाएगा तो उसका कीमत और बढ़ जाएगा। तो यहां क्या होगा, पटसन को, उसके रूप को बदल करके उसको मूल्यवान अगर बनाया जा रहा है तो वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। अब पटसन को क्या किया गया, पटसन को जो है रेशा में बदल दिया गया, पटसन को यानी जूट को अब रेशा में बदल दिया गया, तो ऐसी क्रिया को सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएंगे। अब रेशा बन के तैयार हो गया, अब जो है प्यारे बच्चों रेशा बन के अब तैयार हो गया। अब इसका क्या करेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे मतलब व्यापार करेंगे। रेशा को क्या किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा, बेचेंगे। तो बेचेंगे मतलब व्यापार करेंगे, तो व्यापार आपका क्या है, तृतीय क्रियाकलाप। अब ये रेशा को मार्केट में बेचा जाएगा यानी व्यापार किया जाएगा, तो वो व्यापार क्या कहलाएगा, तृतीय क्रियाकलाप कहलाएगा, ठीक है। अब ये व्यापार तृतीय क्रियाकलाप कहलाएगा। अब ये पता चला, एक इंफॉर्मेशन आई कि अमेरिका में इसका ज्यादा डिमांड है। इंफॉर्मेशन आई मतलब इसका डेटा कितना है, कितना रेशा है मार्केट में, कितना नहीं है ना, गोदाम में कितना रेशा भरा पड़ा है, कितना रेशा डिमांड है मार्केट में। ये सारे डेटा, ये सारे जानकारी को एक सिस्टम में, एक लैपटॉप में, एक डिस्क में या फिर कहीं स्टोरेज करके ये सब डेटा को जो ये किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ना, हिसाब किताब रखा जाता है एक लैपटॉप में, एक पीसी में, जो भी है, ठीक है। तो ये डेटा वाला जो काम किया जाता है, इतना रेशा यहां देना है, इतना रेशा वहां देना है, तो ये जो काम हो रहा है इसको कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप। किसान ने पटसन उगाया, उसको कहेंगे प्रथम क्रियाकलाप। फिर मिल वाले ने, यानी जो सूत काटती है, वो उस पटसन का उपयोग करके रेशा बनाया, उसका कार्य द्वितीय क्रियाकलाप। जब रेशा बन गया तो वो रेशा को व्यापार करके व्यापारी लोग बेचने लगे, तो व्यापार का काम तृतीय क्रियाकलाप। जब रेशा बेचने जा रहे थे तो इंफॉर्मेशन आई विदेश से कि इतना रेशा चाहिए, इतना रेशा वहां चाहिए, इतना रेशा यहां चाहिए, इतना रेशा जापान को, इतना रेशा यूएसए को, इतना रेशा अफगानिस्तान को, इतना रेशा सऊदी अरब को चाहिए। तो ये एक डेटा आया, एक जानकारी आई। अब ये सब डेटा के आधार पर इकट्ठा करना, ये सब डेटा एनालिसिस करना, तो ये डेटा से रिलेटेड जो काम होगा वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप होगा। समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो है प्यारे बच्चों, आगे है हम लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हम लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। अब देखिएगा प्राइमरी एक्टिविटी है ना, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। कृषि कहां हो रही है मेरा, कृषि जो हो रही है, कृषि आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन क्या है आपका, प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। आपका जो है पशुचारण हो जाएगा, पशुपालन या पशुचारण जो है आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। साथ ही अगर देखिएगा कृषि आपका कहां हो रहा है, जमीन पर हो रहा है, पर्यावरण पर हो रहा है। तो पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है ना, तो ये क्या है, ये कहां हो रही है, पर्यावरण पर हो रही है। तो आपके प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर है।
अगर पर्यावरण अगर मौका देती है, पर्यावरण अगर सही है, तब आप प्राथमिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे कि आपका खनन, खनन का मतलब होता है जमीन के तल से, भूगर्भ से मिट्टी का तेल निकालना, कोयला निकालना, सोना चांदी निकालना। तो ये भी क्या है, ये प्रकृति का न देन है। अरे खेती, जो खेत में खेती हो रहा है तो वो भी प्राकृतिक पर्यावरण है। खनन यानी जो आपका तेल का उत्पादन हो रहा है, तेल चीज मांगी जा रही, तो ये आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसके साथ साथ अगर आप पशुचारण, ये भी आप कहां कर रहे हैं, ये भी जो है आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण में कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है, आपका पर्यावरण में ही हो रहा है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये क्रियाएं पृथ्वी को संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के उपयोग के विषय में जानकारी देती है। मतलब प्राथमिक क्रिया से हम लोगों को पता चलता है कि भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है खेती के काम में, जल का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है खेती के काम में, उसके बाद वनस्पति का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, यानी खेती करने के लिए वनस्पति का किस प्रकार से लगाया जा रहा है ना। भवन निर्माण जो है ये भी आपका क्या है, आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये जो हम लोगों को डेटा देते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिजों के उपयोग से संबंधित हमको जानकारी देती है। अगर प्राथमिक क्रिया ज्यादा हो रही है तो हम लोग ये समझेंगे, ओ हाँ खनन का काम ज्यादा हो रहा है, हाँ फिर कृषि का काम ज्यादा हो रहा है, ओ मतलब पशुचारण ज्यादा हो रहा है। तो मतलब प्राकृतिक पर्यावरण के जो संबंधित चीज हैं उनका उपयोग ज्यादा हो रहा है, समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण का मतलब होता है भोजन को संग्रहित करना, भोजन को इकट्ठा करना, है ना। जैसे कि जंगल में लोग रहते थे पहले, आदिम लोग, है ना, आदिवासी लोग रहते थे जंगल में, तो वो लोग पेड़ पर चढ़ करके फल को तोड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे, फल खाते थे, आग जलाते थे और आपस में रहते थे वो लोग, ठीक है। तो वो जो है प्यारे बच्चों उस तरह का जो है क्या कहेंगे उसको, प्राथमिक संग्रहण यानी भोजन संग्रहण कहेंगे। संग्रहण का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है। अब देखिए पशुचारण, पशु को चलाना, है ना, पशु को चराना, उसको चारागाह तक लेके जाना, वो क्या कहलाएगा, पशुचारण कहलाएगा, है ना। उसके देखिएगा मछली पालन यानी मत्स्य पालन या फिर मछली पालन भी आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, आखेट का मतलब होता है शिकार करना और आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। ये सब जो है आपका लकड़ी काटना, जंगल में जो लकड़ी काटा जा रहा है वो भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। तो प्राथमिक कार्य में क्या क्या सम्मिलित है, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो बनेगा, अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक कार्य से आप क्या समझते हैं या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर दे पाओगे, यस या दे पाओगे, यस या नो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। अब देखिए प्राथमिक क्रिया जो करता है, जो भी लोग करता है, तो अब बताइए खनन का काम, पशुचारण घर में बैठ के किया जा सकता है क्या, नहीं। कृषि काम, मछली पालना, घर में मछली पाला जा सकता है क्या, तालाब में, ठीक है। खेती जो किया जाएगा, धान जो रोपण किया जाएगा वो घर से बाहर होगा। तो प्राथमिक कार्य जितने भी होते हैं वो घर से बाहर होते हैं, और घर से बाहर होने के कारण जो प्राथमिक कार्य में लगे हुए मजदूर लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक। काफी VVI है, कई बार पूछा गया, क्या कहते हैं उसको, लाल कॉलर श्रमिक कहे जाते हैं। अब इस तरह से यहां एक ट्रिक याद रखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है वो काफी ज्यादा पड़ रही है, अब किसान खेत में काम कर रहे हैं यानी मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो एक तरह से स्किन है वो तब तक लाल हो जाती है, उनकी स्किन क्या हो जाती है, तब तो हो जाती है, लाल हो जाती है। तो इसलिए वहां क्या कहलाएंगे, उनको लाल कॉलर श्रमिक कहलाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आखेट, आखेट का मतलब मैंने आपको बताया, आखेट का मतलब मैंने क्या बताया, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना यानी हंटिंग। आखेट का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षियों का शिकार करना और उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करना, आखेट, ठीक है। अब फिर देखिएगा, है ना, आखेट करने वाला अर्थात जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने वाले को आखेटक कहते हैं, शिकार, शिकारी, आखेट, आखेटक, ठीक है। जैसे आदिम काली मानव यानी आदि मानव जो होते थे जंगल में, वो क्या करते थे, शिकार करते थे। उन लोगों के पास खाना बनाने के लिए सामान होता था क्या, मतलब किचन रूम का सामान नहीं होता था उन लोगों के पास, ना ही फसल का उत्पादन वो लोग कर सकते थे। तो वो लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों, वो लोग जो है ना, वो लोग एक तरह से जंगल पर ही निर्भर रहते थे, पशु पक्षी को मारते थे, उसी का मांस खाते थे, है ना, उसी को एक तरह से आग में जला करके खाते थे। साथ ही वो लोग जो है पेड़ पर चढ़ करके सेब तोड़ते थे, जहां भी एक तरह से जो भी मिला उनको, कंदमूल मिला, वो सब जमा करके वो लोग खाते थे। तो ये आखेट का काम यानी शिकारी का काम सबसे पहले कौन कर रहा था, जंगल में आदि मानव कर रहा था, यानी जो आदि मानव है, ठीक है, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। अब देखिएगा, मानव सभ्यता के शुरुआती
दौर में आदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए दो कार्य करते थे। मानव सभ्यता यानी मानव की जब सभ्यता विकास होने लगा, मानव का सभ्यता जब डेवलपमेंट होने लगा, मानव की सभ्यता यानी शुरुआत में जब मानव आए पृथ्वी पर, तो वो दो ही चीज पर निर्भर करते थे अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए सबसे पहले वो पशु पक्षियों का शिकार करते थे, है ना। पशु पक्षी का शिकार करके उनका मांस खाते थे। साथ ही समीप के जंगलों यानी बगल के जंगल जहां वो लोग रहते थे, बगल के जंगल में, है ना, खाने योग्य जंगली पौधे, मूल कंद इकट्ठा करके इसी पर निर्भर रहते थे, है ना। अरे खाना बनाने के लिए वो लोग आता नहीं था, खेती करने के लिए आता नहीं था, तो वो लोग इसी पर निर्भर रहते थे। प्राचीन काल के आर्किटेक्ट यानी पुराने जमाने के शिकारी जो होते थे, वो किसका प्रयोग करते थे? वो लोग बंदूक चलाते थे क्या? उन लोग के पास शिकारी करने के लिए क्या होता था? पत्थर या लकड़ी होता था, उसी का वो हथियार बनाते थे, उसी से वो लोग शिकार करते थे। लकड़ी के बने औजार एवं तीर का उपयोग करते थे, मतलब जानवर को मारने के लिए, पशु पक्षी को मारने के लिए पत्थर या लकड़ी के बने औजार और तीर का प्रयोग करके वो लोग शिकारी करते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, संग्रहण का मतलब मैंने आपको बताया कलेक्ट करना, जमा करना। संग्रहण का मतलब क्या मैंने बताया? कलेक्ट करना यानी जमा करना। अब देखिएगा, संग्रहण का शाब्दिक अर्थ होता है जमा करना अथवा इकट्ठा करना। जैसे कि संग्रहण शब्द कहां से आया है? यह हम लोगों का वहीं से निकला है, यानी जो आदिकालीन मानव होते थे, यानी जो एक तरह से मानव होते थे, आदि मानव, वो लोग क्या करते थे? कंदमूल को इकट्ठा करते थे, संग्रहित करते थे और उससे क्या करते थे? अपना खान पान करते थे, उसी से जीवन गुजर बसर करते थे। ठीक है, अब देखिएगा, आखेट और भोजन संग्रहण क्या है? आखेट और भोजन संग्रहण, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अब देखिएगा, मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में आदि मानव अपने जीवन गुजारने के लिए समीप पर है दो चीज पर निर्भर करते थे। ये चीज आपको बता दिया गया है ना, ये चीज जो है आपको बता दिया गया। पशु पक्षी का मारना, उसी को मारना, और जो बगल में जंगल है उसी से कंदमूल इकट्ठा करके उसको खा करके जीवन गुजर बसर करना, यही चीज था उन लोगों के पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखिएगा, अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। अतिशीत मतलब काफी ज्यादा ठंडा वाला प्रदेश, जैसे ग्लोब जो होता है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 1 सेकंड देखिएगा आप लोग, है ना, ग्लोब तो नहीं है, लेके आ जाएगा, टीम के लोग बोलेंगे आ जाएगा। पृथ्वी गोल है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ऐसे पृथ्वी रहता है, इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, सूर्य की जो किरण होती है वो डायरेक्टली सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, जिसके कारण सूरज का रोशनी यहां डायरेक्टली नहीं पहुंचता है और यहां भी नहीं पहुंचता है। ये बीच में, पृथ्वी का बीच में सूर्य की किरण एकदम पूरा डायरेक्टली हिट पड़ता है एकदम। तो ये वाला ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बच गया। ठीक है, तो यहां जो होगा प्यारे बच्चों, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरण नहीं पहुंचने का कारण यहां ठंडा खूब ज्यादा होगा, ठंडा खूब ज्यादा होगा। तो यहीं के लोग क्या करते हैं, यहीं के लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? आखेट द्वारा, यानी यहाँ के जो ठंडे जीव हैं, जो भी हैं, उनका शिकार करके वो लोग खाना पीना खाते हैं, क्योंकि यह खेती करना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, ज्यादा ठंडे प्रदेश में खेती करना भी पॉसिबल नहीं होता। और अत्यधिक गर्म प्रदेश, देखिएगा पृथ्वी गोल है, ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, तो बीच वाला जो पट्टी है, तो बीच वाला पट्टी में क्या होता है? काफी ज्यादा किरणें, सूरज की किरणें जो है डायरेक्टली 90 डिग्री में पड़ती है, जिसके कारण काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वो क्षेत्र में भी जो लोग रहते हैं वहां भी कृषि करना ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ठंडे वाला प्रदेश में और गर्मी वाला प्रदेश में खेती ढंग से नहीं होने के कारण वहां के लोग जो है किस पर निर्भर करते हैं? वो आखेट पर, यानी शिकार करके, जंगली जानवर को मार करके, और जो है एक तरह से क्या करते थे? जंगली जानवर को मार करके, या फिर एक तरह से समझ सकते हैं कि जो मतलब वो लोग खाते पीते थे, जंगल वगैरह होता था, उससे मतलब कंदमूल इकट्ठा करके वो लोग खाते पीते थे। जैसे कि अफ्रीका के लोग जाइएगा तो वहां भी अभी ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, आगे पॉइंट बता जा रहा है कि आदि मानव यानी जो जंगल में रहने वाले मानव थे, अधिकतर अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुओं और वनस्पति का संग्रह करते थे। आदि मानव के पास खेती करने का जब टेक्निक नहीं था, तो वो लोग मजबूरी में क्या करते थे? जानवर के चमड़े से ही अपना उड़ने का सामान बनाते थे, कपड़ा के रूप में जानवर का चमड़े का इस्तेमाल करते थे, जानवर के चमड़े का इस्तेमाल कपड़ा के रूप में करते थे, और जानवर के मांस को खाते थे, और जानवर की जो हड्डियां हैं उनसे वो औजार बनाते थे, है ना, उनसे वो हथियार बनाते थे दूसरे जानवर को मारने के लिए। जानवर की हड्डियों से वो लोग क्या करते थे? हथियार बनाते थे दूसरे जानवर को मारने के लिए। ठीक है, ये सब थे। अब देखिएगा, अब ये सब सारा चीज हो गया, फिर रिपीट करेंगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, उसको फिर रिपीट करेंगे। अब देखिएगा, भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। जैसे कि भोजन संग्रह मतलब बड़े बड़े जंगल हैं विश्व में, अलग अलग जंगल हैं, तो विश्व के दो भाग हैं जहां भोजन संग्रह किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आगे देखेंगे, भोजन संग्रह विश्व के दो भाग में किया जाता है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत
पहला जो क्षेत्र है भोजन संग्रह के विश्व के दो भाग में किया जाता है। पहला जो क्षेत्र है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जब ग्लोब पर आएंगे तो अक्षांश और देशांतर ये अच्छा तरह से हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि उच्च अक्षांश के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आएगा और निम्न अक्षांश के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आएगा। अब देखिएगा उच्च अक्षांश के क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, उत्तरी कनाडा, कनाडा देखिएगा, कनाडा के पीएम यानी जो प्रधानमंत्री है वो आए थे, दिल्ली आए थे, ठीक है। यानी G20 का जब मीटिंग हो रहा था तो वो लोग कहां आए थे, दिल्ली आए थे। अब देखिएगा फिर उत्तरी यूरेशिया, 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 प्यारे बच्चों यूरेशिया आप लोग जानते हैं, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर के वैसा क्षेत्र जो यूरोप और एशिया में मिलता है, वैसे क्षेत्र को यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उनको रूस में भी गिना जाता है, फिर एशिया में वो आते हैं, ठीक है, एशिया में भी आते हैं उनका पार्ट और रूस में भी आते हैं। लेकिन जो यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया कहते हैं, तो यूरेशिया के भाग जो है इसी उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में आ जाएगा जहां जो है भोजन संग्रहण किया जाता है। और दक्षिणी चीनी क्षेत्र, चीन जो है, चीन दक्षिणी चीनी क्षेत्र, मतलब ये हमारे बॉर्डर से सटा हुआ वो क्षेत्र है ना, उत्तरी अक्षांश के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में भोजन संचय मुख्य रूप से वहां मिलने वाले पशुओं के शिकार के लिए किया जाता है। समझ गए, दो क्षेत्र में किया जाता है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब दिखेगा निम्न अक्षांश के क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, जहां भोजन संग्रहण किए जाते हैं। भोजन संग्रहण मतलब पेड़ पौधे से फल फलारी इकट्ठा करना, जानवरों का शिकार करना, उससे क्या किए जाते थे, खाने के सामान, मतलब वही सब ना खाने का सामान है, उसी को ना भोजन कहते हैं। संग्रहण का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, और ये सब चीज है। तो निम्न अक्षांश के क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अमेजन बेसिन आ जाएगा, ठीक है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का नाम सुने हो, ठीक है। तो अमेजन बेसिन का मतलब होता है, बेसिन का मतलब होता है नदी वाला भाग। नदी जिस क्षेत्र में चलती है, चलने के बाद नदी जो है पूरा मैदान बना देती है ना, नदी पूरा मैदान बना देती है और नदी वहां से भाग जाती है, तो उसको कहते हैं बेसिन, ठीक है। तो अमेजन बेसिन में भी जो है तरह तरह के फल है ना, फलारी का इकट्ठा किया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। यहां भी इकट्ठा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका जब देखिएगा तो अफ्रीका में भी जो है एक तरह से क्या किए जाते हैं, वहां भी कंदमूल इकट्ठा किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ब्राजील हो जाएगा, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला आदि भी आते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था कि वेनेजुएला ओपेक का संगठन है, वेनेजुएला के पास पेट्रोलियम है, ये क्या है, ओपेक का संगठन, एक सदस्य देश है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दो क्षेत्र हैं जहां क्या किए जाते हैं, कंदमूल यानी पेड़ पौधे से मतलब भोजन संग्रह किए जाते हैं। और ऐसा नहीं, यहां के लोग सिर्फ भोजन संग्रह करके अपना खाना पीना के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग भोजन संग्रह करके मार्केट में बेचने भी जाते हैं, है ना। इतना फल फलारी इकट्ठा कर लेते हैं कि वो लोग मार्केट में बेचने के लिए भी जाते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, है ना, आगे अगर देखिएगा, आगे जो है प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में विश्व स्तर पर यानी वैश्विक लेवल पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व तो नहीं रह गया, है ना। तरह तरह के जंगल में भोजन संग्रहण करने का अब कौन जाएगा, अब खेती करता है, फिर जंगल में लोग जाते थे इकट्ठा करने के लिए, कंदमूल इकट्ठा करने के लिए, अब उसको इकट्ठा करके मार्केट में बेचने जाएगा, है ना। अरे वो क्यों जाएगा जंगल में इकट्ठा करने के लिए, अभी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, अभी तरह तरह के बीज निकल गए हैं, तो अपने खेत में क्यों नहीं करेगा, अपने खेत में ही वो चीज का उत्पादन क्यों नहीं करेगा। तो अब जो है भोजन संग्रहण का महत्व घट गया है, क्योंकि भोजन संग्रहण के माध्यम से यानी जो इस क्षेत्र में जो फल फलारी ये भी जो भी भोजन संग्रहित किए जाते थे, उसका जो है मार्केट में वैल्यू इसलिए गिर गया क्योंकि उसकी गुणवत्ता कम हो गई। अब तरह तरह के लोग जो है साइंटिस्ट वैज्ञानिक विधि से तरह तरह के फल फलारी हाइब्रिड, नाम सुने, हाइब्रिड बीज का नाम सुने हैं, तो ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जब आ गए प्रोडक्ट मार्केट में तो ये सब का वैल्यू घट गया, यानी वर्तमान समय में भोजन स्तर यानी विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं रह गया, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। प्रतिस्पर्धा यानी दूसरे को कंपटीशन देने में, टक्कर देने में असमर्थ है, क्योंकि हाइब्रिड वाला चीज आ गया मार्केट में, ठीक है। आज बाजार में अनेक प्रकार की उत्तम किस्म यानी हाइब्रिड बीज एवं कम कीमत वाली कृत्रिम वस्तुएं उपलब्ध है, जिन्होंने उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के भोजन संग्रहण करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है, ठीक है। अब पहले क्या करते थे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये क्षेत्र से, दो क्षेत्र मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग ऐसे थे गरीब लोग, है ना, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये क्षेत्र में जाकर के उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र, मतलब यानी ये क्षेत्र में जाकर के जहां से आपके कनाडा चाइना हो गया, उसके बाद अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ये सब में जाकर के जंगल में जाकर के फल फलारी इकट्ठा करते थे, उसको मार्केट में जाके बेचते थे। अब लोगों को नहीं बिकने लगा, क्योंकि अब उच्च स्तरीय के यानी अच्छा वाला फल यानी हाइब्रिड वाला फल, तरह तरह के फल जो है मार्केट में आने लगे, तो इन लोगों का जो है वैल्यू घट गया, ठीक है, इन लोगों का जो है वैल्यू घट गया, समझ गए। अब देखिएगा भोजन संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण, भोजन संग्रह कार्य का व्यापारीकरण, प्यारे बच्चों अभी जो है ना
फल फलारी का इकट्ठा तो किया इतना महत्व तो नहीं है, लेकिन आप सुने होंगे जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का बांस नाम सुने होंगे। जड़ी बूटी जो है प्यारे बच्चों ये तो जंगल में ही मिलेगा, है ना, ये तो जंगल में ही मिलेगा। तो क्या करते हैं लोग, जंगल में जाते हैं ये सब क्षेत्र में, उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र में और निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र में जाते हैं और वहां से जड़ी बूटी को इकट्ठा करके अब वो लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट में बेचने लगते हैं। ठीक है, जो फल फलारी का उत्पादन बहुत महंगा लेवल का होता है, जिसका उत्पादन करना बहुत कठिन होता है, तो वो जंगल में मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सब क्षेत्र से उनको जमा करके लेकर के मार्केट में बेचते हैं। तो मतलब भोजन संग्रहण किया, उसको जमा किया, उसको फिर मार्केट में बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका क्या कर लिया, व्यापार कर लिया। तो इसी को कहते हैं भोजन संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण। इसी को क्या कहेंगे, भोजन संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण। अब देखिएगा आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है ना, व्यापारीकरण भी हो गया, व्यापार करते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है ना, यह लोग कीमती पौधों की पत्तियां, कीमती पौधे समझ रहे हो, कीमती पौधे, वही मैंने बताया जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कीमती पौधे कौन होगा, जड़ी बूटी वाला पौधा होगा जिससे तरह तरह के दवाई वगैरह बनते होंगे, है ना। आपको पता है ना कि मेडिसिन जो बनता है वो तरह तरह के औषधियों से जो निर्माण होता है, तरह तरह के फल, जो तरह तरह के बीज होते हैं, पेड़ पौधे के बीज होते हैं, उनसे औषधि का निर्माण किया जाता है, दवाई का निर्माण किया जाता है। तो वो पौधा तो हर जगह नहीं मिलेगा ना, तो जंगल में ही मिलेगा। तो वो सब पौधा को लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, संग्रह करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं। मतलब भोजन संग्रह कार्य करके वो लोग व्यापार करते हैं। तो ठीक है, कीमती पौधे की पत्तियां, पत्ती वगैरह काफी ज्यादा उससे मतलब चूर्ण बनाया जाता है और दवाई वगैरह बनती है। पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधे को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का काम करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं, है ना। पौधे के विभिन्न भाग, आपको पता है ना, जंगल में ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जिनका दवाई के निर्माण में होना बहुत जरूरी है, जिनका दवाई के निर्माण में होना बहुत जरूरी है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे की अगर बात करें तो पौधे की छाल का उपयोग, है ना, पौधे की जो छाल है उसका उपयोग कॉर्क बनाने के लिए और कुनेन बनाने के लिए, कुनेन भी बनाने के लिए, जो कुनेन जो है आपके मलेरिया रोग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए पौधे की छाल का उपयोग होता है। यहां क्या है, पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग, पौधे की पत्तियों का उपयोग पदार्थ, दवाइयां तथा कांतिक वर्धक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। मैंने बता दिया ना, जड़ी बूटी यानी दवाई, है ना, ये सब पौधे का जो प्रयोग है दवाइयां बनाने के लिए, है ना, दवाई मेडिसिन बनाने के लिए इसके पत्तियों का उपयोग होता है। पौधों के रेशे का उपयोग वस्त्रों का धागा बनाने के लिए जाता है ना। पौधे के जो वस्त्र रेशे हैं, रेशा, पौधे के जो रेशा है, मैंने आपको बता दिया ना, पटसन, पटसन क्या है, पटसन, पटसन यानी जूट जिसको कहते हैं, जूट क्या है, एक पौधा है ना, पटसन जूट क्या है, पौधा है। तो उसका प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं हम लोग, यानी रेशा बनाने के लिए करते हैं। अब वो रेशा से क्या बनता है, वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद पौधों की तना का उपयोग, है ना, रबर बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए, बलाटा बनाने के लिए, गोंद बनाने के लिए और राल बनाने के लिए किया जाता है। रबर की, यानी आप याद रखिएगा, तना का उपयोग रबर, है ना, जो रबर है। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, मलेशिया जो है अभी वर्तमान में, मलेशिया रबर का सबसे ज्यादा निर्यातक देश है, क्योंकि रबर का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो होता है वो मलेशिया में होता है। और रबर जो है प्यारे बच्चों, ये आपका रोपण कृषि है। रोपण कृषि में इसी चैप्टर में आपका रोपण कृषि के बारे में दिया गया है, काफी डिटेल्स में, उसको हम लोग जानेंगे। मलेशिया जो में रबर का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आप लोग को याद रखना है कि सबसे बड़ा रबर का निर्यातक देश कौन है, तो मलेशिया है। ठीक है, अब देखिएगा, और इसका विकास किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था, वहां के मूल निवासी ने। ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेज जब वहां कब्जा किए थे, ठीक है, बलाटा, गोंद, ये सब का जो उपयोग, ये सब जो बनता है पौधे की तना से बनता है। ठीक है, और वो पौधा मिलता कहां है, जंगल में। वो पौधा कहां मिलता है, जंगल में। तो लोग उसको काट करके लेके आते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं। उसी को क्या कहेंगे, पौधे के, यानी उसी को क्या कहेंगे, भोजन संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण। समझ गए, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे है भोजन संग्रह, वो आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषता। भोजन संग्रह, भोजन को जमा करने, और आखेट व्यवसाय यानी शिकार करने की जो व्यवसाय है उसकी क्या क्या विशेषता, क्या क्या खासियत है, ध्यान से देखिए। भोजन संग्रह वो आखेट क्रिया आदि मानव द्वारा कठोर जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है ना। कठोर जलवायु, यहां देखो कठोर जलवायु मैंने बताया, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जहां काफी ज्यादा ठंडा है, तो उसी को ना कहते हैं कठोर जलवायु। यानी जहां की जलवायु काफी ज्यादा ठंडा हो या फिर काफी ज्यादा गर्मी हो, उसी को क्या कहेंगे, कठोर जलवायु कहेंगे। जहां की जलवायु काफी ज्यादा ठंडा या काफी ज्यादा गर्मी, तो वहां की जलवायु को क्या कहेंगे, कठोर जलवायु। और ये जलवायु समझ रहे हो, जलवायु जो होता है प्यारे बच्चों आपका 25 से 30 साल का एवरेज होता है। 25 से 30 साल में मौसम में, यानी ये ब्रह्मांड में बरसात और गर्मी में किस तरह का चेंजिंग आता है उसको कहते हैं जलवायु। और मौसम में दिन में 1000 बार बदलता है भाई, है ना, बदलना जाना मौसम की तरह,
है ना, वही गाना सुने हो। इसलिए क्यों कहा जाता है बदलना जाना मौसम की तरह, तो मौसम जो है घंटे में कई बार बदलते हैं, मौसम घंटे में कई बार बदलते हैं, लेकिन जलवायु 20 से 25 साल या 25 से 30 साल का एवरेज होता है। तो ये जो क्षेत्र है आपके उत्तरी ध्रुव, जहां ठंडा काफी ज्यादा है, तो यहाँ की जलवायु कठोर है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, आखेट का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना, ज्यादा, अरे यार ठंडी प्रदेश है, काफी ज्यादा बर्फ गिरेगा तो वहां खेती होगा क्या, बर्फ ही बर्फ गिरेगा तो वहां खेती करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो वो लोग वहां जो भी फल फलारी मिलते हैं, ठंडे प्रदेश में जो भी पेड़ उगते हैं, अरे ऐसा भी पौधा होगा ना जो ठंडे प्रदेश में उगता होगा, है ना, जो ठंडे प्रदेश में काफी ज्यादा फलता फूलता होगा, वैसे पौधे के कंदमूल को खा करके, और वहां जो ठंडे प्रदेश में जो जानवर वगैरह रहते हैं उसका शिकार करके वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिए ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का कहानी हो गया। अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पर जो पड़ेगा, ये मध्य में जो भूमध्य रेखा में पड़ेगा, भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब लाइन, यानी भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के बीच की रेखा में जो सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ेगा, एंगल पर पड़ेगा, तो वहां क्या होगा, वहां जो है काफी ज्यादा गर्मी होने के कारण वहां भी सडन से खेती नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वहां के लोग भी क्या करेंगे, आखेट करके जो पौधा, अरे ऐसा भी पौधा होगा ना जो गर्मी के क्षेत्र में भी, यानी गर्म क्षेत्र में भी, रेगिस्तान में भी उगता होगा, ऐसा भी पौधा है ना, जैसे कि ऊंट जो है रेगिस्तान में खूब डोलता है, लेकिन बाकी सब लेके जाइएगा हाथी को, वो रेगिस्तान में नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मी के क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में भी पनपते हैं, तो वैसे पौधे के कंदमूल को इकट्ठा करके आखेट करके लोग जीवन यापन करते हैं। तो आपको समझ जाना, कठोर जलवायु समझ लिए, कठोर जलवायु, काफी ज्यादा ठंडा या काफी ज्यादा गर्म, तो ऐसे क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, आखेट करके भोजन संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आगे किया गया, इस प्रकार की क्रिया में बहुत कम पूंजी लगती है। इसमें कोई पूंजी लगेगा क्या, अरे शिकार करने के लिए जाएगा तो एक ठो ले लेगा, हंसिया ले लेगा, है ना, एक ठो कोई धारदार चीज ले लेगा, शिकार करेगा, उसमें कोई पूंजी लगेगा क्या, निम्न स्तरीय तकनीक यानी लो लेवल का तकनीक लगेगा, इसमें कोई तकनीक नहीं लगती है, और अधिक मानवीय श्रम की जरूरत होती है, मानवीय श्रम की जरूरत कम होती है ना, तो यहां होगा अधिक मानवीय श्रम की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा यह क्रिया मतलब भोजन संग्रह क्रिया, भोजन वस्त्र जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। अरे ये जो क्रिया किया जाता है क्यों किया जाता है, ताकि लोग एक तरह से क्या करें, है ना, लोग एक तरह से अपना जीवन यापन करें, अपना मौलिक जो मूल आवश्यकता है उनको वो मिल सके, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए ना, ये सारी चीजें हैं आपकी मेन थी। भोजन संग्रह काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में। भोजन संग्रह और आखेट से आप क्या समझते हैं, या फिर भोजन संग्रह और आखेट के बारे में लिखें, तो इतना सारा जो है आपकी भोजन संग्रह और आखेट के बारे में बताया गया, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे है हम लोग च्युइंगम। च्युइंगम समझ रहे हो, च्युइंगम जो है आपका बनता है, यानी च्युइंगम खाने के बाद, चिलगम बचपन में नहीं खाए हो रे, ऐसे छील छील के नहीं खाए हो, उसी को कहते हैं च्युइंगम। च्युइंगम खाने के बाद जो आपका शेष जो बच जाता है ना, उसको कहते हैं चिकल, है ना। ऐसे कभी गुब्बारा जैसा बनाए हो, अरे बचपन में बनाए हो ना, है ना, अरे हम प्राइवेट में स्कूल में कॉन्वेंट में जब पढ़ते थे तो वहां तो मार भी खाए हम, ठीक है, वहां तो मार भी खाए इसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसको खा करके ऐसे गुब्बारा बना देते हो, जब वो गुब्बारा वो जो शेष बचता है उसको कहते हैं चिकल। और वो च्युइंगम जो बनता है किस पौधे से बनता है, वो बनता है आपका जेपोटा वृक्ष के दूध से, है ना। जब पौधा को काटिएगा ना, जो पौधा, जब आपके घर में कोई पौधा है, अगल बगल में जाइए और कोई हथियार लीजिए, उसको काटिए तो सफेद सफेद कुछ निकलेगा, सफेद सफेद जो निकलेगा उसी को कहते हैं दूध, यानी पौधे का दूध। तो जेपोटा नामक जो वृक्ष है उसी के पौधे के दूध से, जेपोटा पौधे के वृक्ष के दूध से आपका च्युइंगम बनाया जाता है, समझ गए, च्युइंगम। अब देखो अगला जो है प्यारे बच्चों, पशुचारण। पशुचारण कौन नहीं समझता है भाई, पशु को चराना, है ना, भेड़ बकरी गाय भैंस को चराना, वही क्या है, पशुचारण, हंटिंग कहते हैं, है ना। अब देखिएगा पशुओं को अपनी आय यानी पैसा अथवा भोजन की प्राप्ति यानी मांस वगैरह दूध वगैरह प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य से उनका पालन पोषण करना, उसी को क्या कहते हैं, पशुचारण कहते हैं। इतना लिख सकते हो आप लोग। अब देखिएगा आखेट, यानी आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया, प्यारे बच्चों पशुचारण कब आया, है ना। पहले तो लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, लेकिन लोगों को जब लगने लगा अरे एक दिन ऐसा आएगा, इतना जानवर का शिकार कर रहे हैं तो ये लोग तो खत्म हो जाएगा, जंगल में तो जानवर बचता ही नहीं, है ना। वो लोग सोचने लगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में जानवर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फिर किसका शिकार करेंगे, तो हम लोग भूखे मरेंगे। तो वहां आदमी को बुद्धि आया, समझ आया कि नहीं अब जानवर को पाला जाए। तो ये जब बुद्धि आने लगा तो लोग क्या करने लगे, लोग जो है जो भी उनके क्षेत्रीय जानवर है, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के पालतू बनाने लगे, ठीक है। तो यहां से हो गया पशुचारण का स्टार्ट, यहां से हुआ आपका पशुचारण प्रक्रिया की प्रारंभिक, है ना, यहां से आपका पशुचारण प्रक्रिया जो है शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, समझ गए। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों पशुचारण, पशुओं को अपने आय के, समझ गए। तो ये जब एहसास होने लगा कि एक दिन ऐसा आएगा, मतलब जानवर नहीं बचेगा, मतलब हम लोग भूखे मरेंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या करने लगा, वो लोग जो है एक तरह से जानवरों को पालना स्टार्ट किया पकड़ पकड़ के। और सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, कुत्ता को। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया था, है ना, उसी को पालना स्टार्ट किया गया था।
ठीक है। अब देखिएगा आखेट यानी शिकारी करने वाले पर शिकार पर निर्भर रहने वाले समूह ने यानी लोगों के समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं हो सकता है, तब आदि मानव ने अर्थात आखेटक ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा और पशुचारण शुरू किया तथा विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके सिलेक्शन करके उनको पालना शुरू किया। समझ गए। अब देखिएगा आगे की अगर बात करें प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण मतलब चल करके एक जगह से दूसरे जगह चल करके जानवर, देखो आप लोग देखे हैं ना कि आपके क्षेत्र में जाइएगा बकरी वगैरह दूसरा क्षेत्र से लेकर के चलने के लिए, भेड़ जो होता है, भेड़ जंगली भेड़, उसको पालने के लिए मतलब उसको चराते चराते बहुत सारे भेड़ रहता है एक ही झुंड में लेकर के घुसा देता है कोई एकदम खेत में, है ना। तो वो क्या है? एक तरह से चलवासी पशुचारण, एक जगह से दूसरे जगह चल चल करके पशु का चारण करना, उसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। और इसका कोई अस्थायी चारागाह नहीं होता है, इसमें कई प्रकार के जानवर को एक ही साथ में पाला जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य पर किसी विशेष प्रकार की ध्यान नहीं दी जाती है। तो यह हो जाएगा चलवासी पशुचारण। ध्यान से देखिएगा, यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, यानी बहुत ही पहले का जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन को गुजर बसर करने की व्यवसाय, है ना। इसी से क्या करते थे आदमी? जीवन यापन करते थे, जीवन गुजर बसर करते थे। पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, औजार, है ना। अब देखिए भोजन किससे? उनका मांस और दूध से वो भोजन करते थे। वस्त्र यानी उनका चमड़ा से वो वस्त्र बनाते थे, चमड़ा को पहनते थे। और औजार मतलब उनके हड्डी से वो क्या करते थे? औजार बनाते थे। ठीक है। तो भोजन, वस्त्र, औजार और यातायात के लिए मतलब उस पशु पर चढ़ करके यातायात करते थे, मतलब सारा चीज के लिए पशु पर ही निर्भर। ठीक है। पशु पर चढ़ करके एक जगह से दूसरे जगह चलते थे, उस पर ऊपर बैठ जाते थे पशु के ऊपर। ठीक है। साथ ही साथ उनके जो है उनका दूध पीते थे, साथ ही साथ उनका मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। जब पशु को जब उसको मार दिया जाता था तब उसका चमड़े का उपयोग कपड़ा के रूप में करते थे। जब वो मार दिया जाता था उनके हड्डियों का उपयोग औजार बनाने के लिए करते थे। ठीक है। तो सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूरा चीज पर जो निर्भर था, सारा चीज जो काम था वो पशु पर ही निर्भर था। ठीक है। यातायात के लिए पशु पर ही निर्भर था, उसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। अब देखिए वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते थे। मतलब पशु को लेकर के, जानवर को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह, जहां पानी मिला, जहां घास मिला, चारा मिला, वहीं लेके चल दिए। तो ये क्या है? चलवासी पशुचारण। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख, है ना, पशु है। ये चीज याद रखिएगा, जो एक तरह से वहां चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की बात कर रहे हैं। गाय बैल जो है चराचर एक जगह से दूसरे जगह चराया जाता है ना। उसके बाद जो है सहारा, सहारा जो है आपका डेजर्ट का नाम है, सहारा रेगिस्तान का नाम है, जहां काफी ज्यादा बालू है। ठीक है। सहारा वो एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट आप जानते हैं। यानी रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, यानी बालू ही बालू, है ना। उस बालू में ऊंट काफी ज्यादा तेजी से दौड़ता है। ऊंट के पैर जो होते हैं लंबे लंबे पैर, इतना बड़ा जानवर, ऊंट काफी तेजी से भागता है, जिसके कारण रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो ये सब क्षेत्र में जो है ऊंट का पालन किया जाता है। समझ गए। अब देखिएगा तिब्बत और एंडीज में क्या कहा जा रहा है? तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा पाला जाता है। कई बार पूछा गया कौन सा क्षेत्र में कौन से जानवर पाले जाते हैं, ये चीज याद रखना, नहीं तो फिर बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। कंफ्यूज यहां होने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा आर्कटिक और उप उत्तरीय ध्रुव में, देखिए उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया गेंद का एक तरह से, एक है आपका दक्षिणी ध्रुव, एक आपका दक्षिणी ध्रुव, एक आपका उत्तरी ध्रुव। तो यहां सूर्य की किरणें तो डायरेक्टली पहुंच नहीं रही है, तो यहां काफी ज्यादा ठंडी होगा। जब जहां रोशनी नहीं पहुंचेगी, धूप नहीं पहुंचेगा, ठंडी काफी ज्यादा होगा। तो ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता है। रेंडियर जो है आपके, रेंडियर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सलेज को खींचने के लिए। सलेज जो होता है, जैसे कि आप देखें कोई बच्चा होता है ने, जो एक तरह से आप देखिएगा अनाज वगैरह लाया जाता है ना कोटा में, है ना, कोटा में अनाज लाया जाता है, जो बोरी होता है, बोरी उसमें बैठा करके बच्चा जो खींचता है, एक छोटा भाई बैठा था उसका और बड़ा भाई खींचता है ना, उसको खूब मजा आता है। ठीक है, खेलने में। तो इसी तरह का सलेज होता है। सलेज जो होता है एक तरह से चदरा टाइप का होता है, और वो सलेज में छोटा छोटा पहिया नहीं होता है, वो सलेज को मतलब छोटा छोटा पहिया लगा होता है, सलेज छोटा टाइप का होता है, उसमें आदमी बैठ जाता है और उसको मतलब ये बर्फीला इलाका में मतलब रख दिया जाता है, और रेंडियर के कंधे में लगा दिया जाता है, और रेंडियर खूब खींचता है, एकदम दौड़ता है एकदम लेकर के, है ना। तो सलेज खींचने के लिए आपका रेंडियर का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तरी ध्रुव यानी जो ठंडी वाला प्रदेश में है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ठंडी वाला प्रदेश में आपका रेंडियर पाला जाता है, याद रखिएगा। चलवासी पशुचारण में एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, है ना। ये आपकी खासियत है कि चलवासी पशुचारण में एक नहीं, एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, है ना। पशुओं का पालन परंपरागत विधि से होता है। परंपरागत मतलब जो बाप दादा के जमाने से चलते आ रहा है, ठीक है, मतलब इनका स्वास्थ्य और वैज्ञानिक विधि से इनका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका पालन नहीं किया जाता। अगर वैज्ञानिक विधि से इनका पालन किया जाएगा तो इसका जो है बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फलेगा फूलेगा, इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा जानवरों का। ठीक है, साथ ही जो है
परंपरागत विधियों से है ना माध्यम से व्यवस्थित अव्यवस्थित ढंग से इनका पालन किया जाता है। पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य इत्यादि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अरे चल करके, अरे चारागाह की कमी होने के कारण, पानी का कमी होने के कारण, है ना, इसलिए ना चल करके पशु का पालन किया जाता है। जब ये सब सुविधा अगर होगी वहां तो चारागाह के लिए, अरे चारागाह नहीं है इसलिए ना चल चल करके पशु का पालन किया जा रहा है। पशुचारण, चलवासी पशुचारण नाम क्यों पड़ा? एक जगह से दूसरी जगह चल करके पशु का पालन करना। तो चारागाह नहीं है मतलब पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो ये सब काम कैसे करेगा? जब एक चारागाह नहीं हो सकता है तो ये सब सुविधा दे पाएगा कोई? नहीं पाएगा। चलवासी पशुचारक जो होंगे, जो चलवासी पशुचारक मतलब जो चलवासी पशुचारण करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होने का कारण ही ना वो एक जगह से दूसरी जगह चलवासी पशुचारण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना पशु को लेकर जाते हैं। पैसा नहीं है तो ये सब ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रजनन और स्वास्थ्य का ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। परंपरागत विधि यदि चलते आ रहा, हाँ मर गया, बीमार पड़ा पड़ा, ठो एक ठो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे होता है लोग, ठीक है। अब देखिएगा चलवासी पशुचारण व्यवसाय सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल पश्चिमी एशिया की मरुस्थल मंगोलिया, मंगोलिया चीन से ऊपर है प्यारे बच्चों। मंगोलिया जो है काफी फेमस है, ध्यान से देखिएगा। मंगोलिया चीन के उत्तरी भाग में है, ठीक है। मंगोलिया जो चाइना के उत्तरी भाग में है, इनसे कभी लड़ाई नहीं हुआ चाइना का, ठीक है। चाइना पता नहीं इनसे कहा एक बार लड़ाई नहीं किया, इधर हम लोग को सता के रखा, उधर ताइवान को सता करके रखा है। एक बार रूस में भी हमला कर दिया था, क्षेत्र को लेकर के रूस ने दिया, थपरा दिया एकदम पकड़ के, तो जो है उससे अब कोई पंगा नहीं ले रहा है। तो चाइना का सबसे जो है टेंशन है, लेकिन मंगोलिया से अभी तक टेंशन उनका नहीं सुनने में आया है। मंगोलिया चाइना के जस्ट ऊपर में है, ठीक है, उत्तरी भाग में, ठीक है। उसके बाद मध्य चीन यानी बीच वाला चीन में चलवासी पशुचारण का व्यवसाय होता है। तिब्बत यानी आपके लद्दाख के बगल में है ना, तिब्बत यानी हमारे से सटा हुआ है, वो एंडीज के पर्वतीय भागों में यूरेशिया यूरोप और एशिया के भाग को मिलाकर के महादेश यूरोप और महादेश एशिया, महादेश है ना, तो ये दोनों के भाग को मिलाकर के यूरेशिया बनते हैं। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में प्रमुख रूप से मतलब किया जाता है, मतलब टुंड्रा प्रदेश में ये सब किया जाता है, मतलब ये चलवासी पशुचारण होता है। समझ गए चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण आप समझ गए? अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कहां चलवासी पशुचारण होते हैं? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, अरब प्रायद्वीपीय मंगोलिया में और मध्य चीन में होता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यहां देखो, यहां आप याद रखना चलवासी पशुचारण के क्षेत्र आपको ज्यादा याद रखना है, मंगोलिया और मध्य चीन। फिर जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। फिर जो क्षेत्र है, तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर। गोलार्ध क्या होता है प्यारे बच्चों? ये देखो पृथ्वी है, ये गोल पृथ्वी है, एक ये पृथ्वी ऊपरी वाला उत्तर की तरफ जो है ये ऐसे गोला अर्ध, गोला एक अर्ध मतलब आधा, पृथ्वी क्या है? गोल है, गोला है, उसका अर्ध मतलब आधा। तो ये जो है प्यारे बच्चों ये उत्तरी गोलार्ध है, ये बीच में काट दिए तो ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर की तरफ, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, यही दक्षिणी गोलार्ध, ये आधा इधर आधा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, जहां क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण किए जाते हैं। तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र अगर आपको पूछेगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो है प्यारे बच्चों, ऋतु प्रवास क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु के कारण, मौसम में चेंजिंग यानी बदलाव होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को कहते हैं ऋतु प्रवास। यानी ऋतु में बदलाव के कारण प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। प्रवास का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना। गर्मियों के दिनों में पशुचारक मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चले जाते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में गर्मी के दिन में काफी ज्यादा गर्मी होता है, तो जो पशुचारक होते हैं मैदानी क्षेत्र को छोड़ देते हैं गर्मी के दिन में और पहाड़ी वाला इलाका में चल जाते हैं, जहां ठंडी ठंडी हवा चलती है, पूरा एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है और जानवरों को भी अच्छा लगता है, और वहां चले जाते हैं। और फिर ठंडी के मौसम में क्या करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में काफी ज्यादा बर्फ वगैरह गिरता है, फिर वो लोग आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको कहते हैं चलवासी पशुचारण, यानी एक तरह से इसको क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, यानी ऋतु के कारण, मौसम के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना ऋतु प्रवास कहलाएगा, ठीक है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी जो है प्यारे बच्चों कश्मीर में गद्दी जनजाति है, ठीक है। गद्दी एवं भूटिया लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में पशु आ जाते हैं, मतलब वही चीज करते हैं। गर्मी के मौसम में जो है मैदानी क्षेत्र में काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में चले गए गर्मी के मौसम में, फिर ठंडी आई तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके फिर मैदानी क्षेत्र में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ऋतु प्रवास होती है, समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, टुंड्रा प्रदेश के गर्मी के समय दक्षिण से, टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो गर्मी के समय क्या होता है? गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर की ओर
एवं शीत के समय उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारक पशुओं को साथ प्रवास करते हैं। यानी टुंड्रा प्रदेश जो बताया आपको, जहां चलवासी पशुचारण होता है, टुंड्रा प्रदेश में मैंने आपको बताया कि टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि आपका चलवासी पशुचारण होता है। तो टुंड्रा प्रदेश में जब गर्मी आती है तो दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं उत्तर, जब वहां ठंडी आती है तो फिर उसको छोड़ के दक्षिण आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से चलवासी पशुचारक क्या कर रहे हैं, ऋतु को देख करके, मौसम को देख करके प्रवास कर रहे हैं। समझ गए। अब देखिए चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है। अब लोग जो है ना, क्यों घट रही है, ध्यान से देखिएगा। चलवासी पशुचारकों की संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि अब इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं है। अब लोग, टेक्नोलॉजी, दुनिया आगे बढ़ रही है, विकास कर रहा है। कौन पशु चराएगा भाई, जंगल में कौन पशु चराएगा, भेड़ बकरी लेके चराएगा, इतना कौन अब करेगा, है ना। पैसा हो गया सबके पास तो इसकी संख्या घट रही है। लेकिन इसका दो कारण बताया गया। को अगर पूछेगा कारण की, दो कारण बताइए कि चलवासी पशुचारण की सीमा क्यों घट रही है, तो राजनीतिक सीमा का अधिरोपण। राजनीतिक सीमा का अधिरोपण मतलब अब क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। अब क्या हो गया, बॉर्डर हो गया, क्योंकि अब देश बन गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि देश वगैरह का बॉर्डर में इतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता था, इतना जो है मतलब बीएसएफ के जवान या फिर जो फौज वगैरह है उतना चेकअप नहीं करते थे बॉर्डर में। अभी जाइए तो, है ना, अभी चेक करेगा, 17 चेक करेगा, नेपाल ही चले जाओ 17 चेक करेगा बॉर्डर में। ठीक है, तो क्या हो गया, आपकी बॉर्डर हो गया। अब जो है कहीं भी जाइए, अब कहीं भी जाइए, अगर जाइएगा तो अगर आप गाड़ी में लेकर के, वैन में, गाड़ी में, कोई ट्रक में अगर 15-20 को अगर बकरा भी लेके जाइएगा, या फिर एक तरह से जो हिरन है, सॉरी हिरन नहीं, ठीक है, हिरन का याद आ रहा हमको, सलमान खान का याद आ रहा, चलो ठीक है। तो ये जो बकरा वगैरह है उसको लेके जाइएगा तो पुलिस चेक करेगा, स्टेशन में पुलिस चेक करेगा कौन कौन सा जानवर लेके जा रहे हो। अगर लाइसेंस है तो ठीक, नहीं लाइसेंस है तो फिर जो जुर्माना भरो। तो अब क्या हो गया, अधिरूपण हो गया। अब यहाँ तरह तरह के नियम आ गए, है ना, अब तरह तरह की बाधाएं आ गई। अब वहां बॉर्डर आ गया, देश का बंटवारा हो गया। अगर कहीं भी जाओ जानवर लेकर के तो सरकार का परमिशन लो, पुलिस का परमिशन लो। तो ये सब क्या हो गया, राजनीतिक सीमा का अधिरोपण हो गया। अब पहले क्या होता था कि कोई भी लोग, बॉर्डर नहीं था, है ना, इतना वो बॉर्डर में सिक्योरिटी रहते थे, बीएसएफ रहते थे, ओए कहां जा रहे हो, पशु चराने गए, इधर नहीं इधर नहीं, इधर तुम्हारा देश नहीं है, जाने दीजिए ना साहब, है ना, चरा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जमाना बदल गया है। ठीक है, अभी जो है एक देश में जाने के लिए आपको वीजा, आपको एकदम पूरा टन चाहिए, एकदम कागज रखना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जाएगा। समझ गए। तो पशु लेके पहले जाया जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अधिरोपण हो गया। कई देश द्वारा बस्तियों का योजना बनाना, जैसे कि आप चाइना देखिएगा, चाइना अरुणाचल के बगल में, अरुणाचल प्रदेश के बगल में बस्तियां बसा रही है, जिसके कारण अब बस्तियां जब बस रही है तो क्षेत्र कम पड़ रहे हैं। क्षेत्र जब कम पड़ रहे हैं तो वहां पशुचारण के लिए क्षेत्र बचा ही नहीं। तो पशुचारण किस क्षेत्र में करेगा, घर में तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ जो है प्यारे बच्चों, फिर क्या है कि जब क्षेत्र कम पड़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो देखिएगा, इथोपिया की राजधानी, इथोपिया भी क्या कर रहा है, बस्तियों का एक तरह से बसाया जा रहा है, यानी परियोजना ला करके बस्तियां बसाई जा रही है। तो जंगल काटे जा रहे हैं, तो जंगल है ही नहीं, चारा है ही नहीं, तो वहां क्या करेगा, बस्ती को नहीं बसाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाणिज्य पशुधन पालन, प्यारे बच्चों। अब देखिएगा वाणिज्य पशुधन पालन, ये जो है इसमें पैसा लगता है। इसमें अब देखिए पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश काफी ज्यादा आगे निकल गए। पश्चिमी देशवासी क्या करते हैं कि पैसा लगा करके अब पशुपालन करते हैं, पूंजी लगा करके पशुपालन करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, उसका फॉर्म रहता है, एक ही प्रकार के पशु का पालन करते हैं। तो इस प्रकार के जो पशुपालन है ये आपके वाणिज्य पशुधन पालन कहलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। इसमें जो है पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये जो है प्यारे बच्चों आपकी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें फॉर्म अस्थायी और विशाल होता है। इसमें फॉर्म जो है अस्थायी होता है और विशाल बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जगह जाएंगे, ऐसा नहीं कि तीसरे जगह जाएंगे, मतलब इसमें एक ही जगह। अब ये उसमें जो होता है चलवासी पशुचारण में, एक जगह से दूसरे जगह जाओ, है ना, कहां पानी मिलेगा, कहां चारा मिलेगा, दौड़ो, है ना, जानवरों को लेकर के दौड़ो, ऐसा नहीं। यह लेकिन फॉर्म अस्थायी है, जंगल यानी चारा वगैरह का व्यवस्था होता है और एक तरह से पैसा लगता है, फॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं। फिर जो है तथा छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशु में भेड़ हो जाएगा, बकरी, गाय, बैल और घोड़ा, ये सब पाला जाता है। प्रमुख पशु में गाय, बकरी, भेड़ और घोड़ा। ठीक है, अब ध्यान से, प्रमुख पशु में एक ही प्रकार के पशु पाले जाए, इसमें केवल एक ही प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चलवासी पशुचारण में एक प्रकार का नहीं था, उसमें एक साथ में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। समझ गए, ये है आपके वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य मतलब पैसा। अब देखिएगा, इसमें पशुओं का पालन पोषण एवं प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, मतलब साइंटिफिक तरीके से। अगर बीमार पड़ गया पशु तो उसका इलाज किया जाएगा, है ना। जो बच्चे अगर जन्मेंगे पशु से तो उनको भी एक तरह से साइंटिफिक तरीके से जो दवाई चाहिए वो भी दिया जाएगा। जानवरों का भी इलाज होता है। ठीक है, इनमें प्राप्त मांस यानी जो मांस वगैरह होता है और चमड़ा, उसके बाद आपका दूध वगैरह, उनको वैज्ञानिक विधि से बंद करके डब्बा में पौष्टिकीकृत करके, पौष्टिक
पौष्टिकीकरण समझ रहे हैं, जो आपका मिल्क दूध आता है, सुधा दूध, वो पौष्टिकीकृत करके मतलब उसको गर्म करके पैक किया जाता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, ये सब क्या किया जाता है, संशोधित कर डब्बा में बंद करके विश्व के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। अब देखिए ये जो वाणिज्य पशुधन पालन होता है, इसका मकसद क्या है, पशुओं को पालना, उसका मांस वगैरह बेचना और उसका दूध बेचना, ठीक है, ये सब पैसा कमाने के लिए करता है ना। कोई भी पशुचारण होता है तो कोई भी बिजनेस अगर हो रहा है तो पैसा कमाने के लिए हो रहा है, समझ गए। तो अब वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र यूएसए यानी अमेरिका कर रहा है, अमेरिका काफी ज्यादा डेवलप है तो वहां के लोग कर रहे हैं, पैसा है वो लोग के पास, विकसित कंट्री है, वहां के लोग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, ये बहुत टीम खेलने में, मैच खेलने में बहुत आगे है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए एवं यूरुग्वे आदि देश में जो है, जो मतलब पैसा वाला देश है, जो पैसा वाला देश है, जो काफी विकसित कंट्री है, वो लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चलवासी पशुचारण नहीं, मतलब वाणिज्य पशुधन पालन कर रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन क्षेत्र हैं, है ना, वाणिज्य पशुधन पालन के कौन कौन क्षेत्र हैं, यानी वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र। तो यहां देखिएगा, ये जो है उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, है ना, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के पंपाज, है ना, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, उसके बाद यूरेशिया के, है ना, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, ये क्या है, ये आपका एशिया है, ये क्या है, एशिया है। अब देखिए ये यूरोप है ना, इसी के, अब देखिए ये क्या है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मिली हुई भाग को क्या कहेंगे, यूरेशिया। तो यहां भी क्या हो रहा है, आपका पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन हो रहा है ना। इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, है ना, तो ये आपका पशुधन पालन हो रहा है। ये देखिए आपका विश्व का मैप है, आप लोग इसको देखिएगा, मैप हम पढ़ाएंगे, मैप का क्लास लेंगे, जबरदस्त क्लास लेंगे, इसका आप लोग टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे की अगर बात करें, आगे की अगर बात करें तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कृषि क्या होता है, कृषि की अगर बात करें प्यारे बच्चों, कृषि, कृषि ध्यान से देखिएगा, कृषि यानी फसलों के उत्पादन और पशुओं के पालन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। यानी जब कृषि को मतलब होता है एक फसल का उत्पादन करना, सम्मिलित रूप से कृषि करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना। सॉरी, सिंपल सा चीज है कि पशु का भी पालन करना और कृषि का भी पालन करना, है ना। पशु का पालन करने के लिए चारे का उत्पादन करना, कृषि का पालन करने के लिए चारे का मतलब पशु का पालन करने के लिए चारे का उत्पादन करना, साथ ही साथ जो है एक तरह से क्या करना, साथ ही साथ आप देखिएगा कि पशु का पालन करना, है ना, उसका चारे का उत्पादन करना और जो खेती है वो भी करना, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, कृषि कहलाएंगे। कृषि में आपका पशु के पालन के लिए चारे का भी उत्पादन होता है, साथ ही साथ आपका फसल का यानी फसल का भी उत्पादन होता है। यानी फसलों के उत्पादन और पशुओं के पालन के सम्मिलित रूप को कृषि कहा जाता है। कृषि का अर्थ फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला कृषि कहलाते हैं। कृषि की एक क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है प्यारे बच्चों, एक आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। कृषि क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो है एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, ज्यादा नहीं है, आपकी क्लास काफी सिंपल है और सारी चीज हो रही है। अब देखिए आगे की अगर बात करें तो देखो, मछली पालन, मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, मछली पालन का मतलब होता है पीसी कल्चर। ये वर्ड आता है पीसी कल्चर, तो आप लोग भूल जाते हैं कि पीसी कल्चर क्या होता है। मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। पीसी कल्चर का अर्थ होता है कृत्रिम तरीके से मछली का पालन करना। सेरी कल्चर का मतलब होता है कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम के कीट का पालन करना, सेरी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन करना, एपीकल्चर। ये इंग्लिश वर्ड आ रहा तो आप लोग भूल जाते हैं, ऑप्शन में देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं कि सर एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी का पालन करना, यानी एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन है ना। व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन और मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन, उसकी देखभाल करना आपका एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। पीसी कल्चर मछली पालन करना, सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीट का पालन करना, मधुमक्खी पालन करना मतलब एपीकल्चर। कृषि, है ना, एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, ठीक है। यानी कृषि का, यानी किसी कृषि विज्ञान की वह शाखा, वह कला जिसके अंतर्गत फसलों को उगाने व पशुओं को पालने का अध्ययन किया जाता, तो उसको क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे, समझ गए। फिर आगे है, वर्तमान समय में विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है, जबकि विकासशील देशों में, विकासशील देश किसको कहेंगे, जो विकास कर रहा है देशों में, कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, 65%। यानी पूरे दुनिया को देखी जाए तो पूरे दुनिया का आधा आबादी कृषि कार्य में लगा हुआ है। और अगर विकासशील देश की बात की जाए तो विकासशील देश में लगभग, यानी जैसे कि भारत का है विकासशील देश है, तो यहाँ 65% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है। ध्यान से देखिएगा आगे जो है, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कृषि के प्रकार रोपण कृषि पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, निर्वाह कृषि, विस्तृत व्यापारिक कृषि, अन्न कृषि, है ना, उसके बाद मिश्रित डेयरी कृषि, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि, विपणन कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, ये सब कृषि के प्रकार हैं। तो चलो पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं, जो निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह का मतलब होता है जीवन गुजर बसर करना, यानी वैसी कृषि जिससे जीवन गुजर बसर करता है, उसमें एक्स्ट्रा फसल का उत्पादन नहीं होता है ना। किसान सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का उत्पादन करता है, तो उसको कहते हैं निर्वाह कृषि, है ना। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये
कृषि मुख्य रूप से मानसून और जमीन के प्राकृतिक उर्वरता क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके निर्वाह कृषि। ठीक है, अब देखिए निर्वाह कृषि में क्या होता है। निर्वाह कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए नहीं होकर कृषक परिवार अपने उपभोग के लिए, अपना प्रयोग के लिए, है ना, अपना जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना। अपना जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करना चाहिए, अपना जरूरत के लिए जो कृषि की जाती है ताकि अपना परिवार का जरूरत पूरा हो जाए, तो उसको कहेंगे जीवन निर्वाह कृषि, है ना, उपभोग के लिए उत्पादित करते हैं। इस कृषि की मुख्य विशेषता कृषि उत्पादन में अधिशेष का लाभ नहीं हो रहा, है ना, अधिशेष का लाभ नहीं, लगभग नहीं होता है। अधिशेष मतलब बेचने के लिए, है ना, ये जो कृषि होता है इसमें बेचने के लिए एक्स्ट्रा फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, मतलब शेष नहीं बचता, जिसको अधिशेष कहते हैं, जो बेचा जा सके ताकि दूसरे को मार्केट में बेचा जा सके, तो ये इसमें नहीं बचता है ना। ये इसमें जो उत्पादन होता है, जितना भी उत्पादन होता है उसको रख लिया जाता है परिवार, कृषक अपने परिवार का इस्तेमाल करने के लिए, इसको कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। कृषक अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए भी, है ना, के लिए सभी प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि का उत्पादन करते हैं। जीवन निर्वाह कृषि में फसल का उत्पादन बेचने के लिए नहीं किया जाता है, समझ गए। जीवन निर्वाह कृषि में फसल का उत्पादन बेचने के लिए नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए किया जाता है। कृषक अपने इस्तेमाल, पारिवारिक इस्तेमाल के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार की कृषि में किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहता है तथा साथ ही कुछ दुधारू पशु का भी पालन करते हैं, चाहे दूध हो जाए, मांस हो जाए, वो सब का भी पालन करते हैं। निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि आपके दो हैं, है ना। निर्वाह कृषि आपके दो प्रकार के हैं। पहला जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। पहला क्या है प्यारे बच्चों, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन मतलब पुराने जमाने में जो कृषि करता था, है ना, जो जंगल में रहते थे, जो आदि मानव रहते थे जंगल में, उन लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसको कहते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि, है ना। यह कृषि आदिम जाति के लोग करते हैं तथा यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका व उष्णकटिबंधीय भाग है। मतलब आदि मानव जो कृषि करते थे वो कृषि क्या कहलाएगी आपके, आदि मानव जो कृषि करते थे, तो ये जो आपके उष्णकटिबंधीय यानी एक तरह से आदिम कालीन निर्वाह कृषि है। ठीक है, इसमें वनस्पति को जलाकर मतलब खेती की जाती है। जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करता है, इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। जो जंगल में लोग रहते थे वो जंगल को जलाकर खेती करते थे। दहन का मतलब होता है जलना, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी कर्तन एवं दहन कृषि कहेंगे। इसमें खेतों का आकार छोटा छोटा होता है। खेती लकड़ी, कुदाल और फावड़े द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि में खेती जो होता है लकड़ी, कुदाल और फावड़े के द्वारा की जाती है। ठीक है, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाने के बाद, जब खेत को, जंगल को जलाया, है ना, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया। ठीक है, अब जंगल को जलाया, मिट्टी का उपजाऊपन जो हो वो क्या खत्म हो गया। अब वो जंगल को, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होने के बाद फिर अब कृषक क्या करेगा, यानी जंगल में वो लोग रहते थे, अब फिर दूसरा जंगल में चल जाएगा, फिर वहां खेती करेगा, फिर वहां का मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, फिर पहले वाला जहां खेती करता था 5-6 साल के बाद पहले वाला खेत में आ जाएगा जहां वो लोग खेती करके निकले थे, वहां फिर खेती करने लगेगा, क्योंकि मिट्टी का उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। खेती जब की जाता है ना, लगातार जब खेती किया जाता है तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है ना। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाने के बाद कृषक नए क्षेत्र में जंगल को जलाकर कृषि करते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। मतलब स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करना। ठीक है, भूमि की उर्वरता कम हो जाना इसकी सबसे बड़ी समस्या है ना। आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या होता था कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है कम हो जाती थी। जब भूमि की उर्वरक शक्ति रहेगा ही नहीं तो खेती कैसे होगा। ठीक है, अर्थात आदिमकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि तथा कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इसका दो नाम है, स्थानांतरित कृषि एवं कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग तथा मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। यह कृषि पद्धति में 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि में खेती की जाती है तथा कुछ वर्ष बाद पुनः उसी भूमि पर खेती किया जाता है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है आपके हैं स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ये कृषि आपके अफ्रीका में किया जाता है। भूमध्य रेखा मतलब बताए ना, ये भूमध्य, ये पृथ्वी है, ये भूमि है, ये भूमध्य रेखा, बीच वाला रेखा के दोनों तरफ क्या किया जाता है ना, दोनों तरफ विशेष रूप से एक कांगो बेसिन में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुला और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में यह प्रकार की खेती की जाती है ना। उत्तरी पूर्वी भारत मतलब असम का तरफ, है ना, असम और मिजोरम का तरफ। ठीक है, यह खेती की जाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस में यह कृषि की जाती है। अब प्यारे बच्चों, आदिकालीन निर्वाह कृषि हम लोग को पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, ये चीज हम लोगों को पूछा गया था बीपीएससी में, इसको देखिएगा, है ना। देश का नाम यानी स्थानांतरित कृषि अथवा आदिकालीन निर्वाह कृषि के अन्य नाम, यानी स्थानांतरित कृषि यानी जो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं, इसका अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं और जगह अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। देखिए,
स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूमिंग कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, उसके बाद ब्राजील में रोका कहा जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाता है, कांगो में इसको मासोले कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, श्रीलंका में चेना कहा जाता है, फिलीपींस में कैंगिन कहा जाता है। अब यहाँ इंपोर्टेंट कौन कौन से है, ठीक है। अब यहाँ इंपोर्टेंट जो है, पहला वाला इंपोर्टेंट काफी वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड वाला वीवीआई है, उसके बाद तीसरा वाला है ना, उसके बाद जो है आपका चौथा वाला दिया गया है, चौथा वाला हो जाएगा। और जो है प्यारे बच्चों ये आपका श्रीलंका, ये काफी इंपोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन याद रख सकते हो। चार वाला, शुरुआत के चार आप याद रखेंगे कि कहां किसको क्या कहा जाता है, देश का नाम, और हमारे देश के उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं। उसके मलेशिया और मैक्सिको, मौ से मलेशिया, मध्य अमेरिका मौ से मैक्सिको, मौ से मिल्पा, नाम भी मैच खा रहा है, ठीक है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, और लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम है। तो प्यारे बच्चों ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आया। अब पार्ट 2 जो होगा प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस खींचना है, इसलिए ये पार्ट आपका बना, 1 घंटा का पार्ट बना, तो हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे। हम लोगों ने अच्छा से समझ लिया। अब आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज आप लोग इस तरह से समझिए, और सारी चीज को समझने में समय लगती है ना। जब पढ़ते हैं तो दिल से पढ़िए, यानी दिल से पढ़िए, दिल से, जब तक तसफ्फी ना हो जाए। और हमको भी जब तक तसफ्फी क्यों नहीं होगा, जब तक हम दिल से नहीं पढ़ा देंगे, हम जब तक एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको अच्छा तरह से हम समझा दिए प्यारे बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से आपकी चैप्टर 5 की पार्ट 1 समाप्त हो रही है। पार्ट 2 में यह चैप्टर आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए आप लोगों को कैसा लगा।